गलत आंसर निकलता है। तो वैसे में बहुत डिमोटिवेशन फील होता था कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके निकालते हैं आंसर कि ये फॉर्मूला लगा के ये एमबीबीएस निकालना सर्जरी फिर कैसे कर सकता है? अलाउड ही नहीं है, छूने भी नहीं देंगे। एमबीबीएस कर रहे हो नाम लाइक कि एमबीबीएस एक यूजी कोर्स होता है, कोई ब्रांच बिकॉज़ नहीं होता एनसीईआरटी है। बेस्ड बिकॉज़ नीट का अभी जो पैटर्न है सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही 99% लेकिन अगर इन केस आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा तो खाली एमबीबीएस ही कम्युनिकेशन नहीं है वगैरह में हमें ले जाया जाता है कि आस-पास के रूरल एरियाज़ के पेशेंट कैसे रहते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम पढ़ाई होती हो है, रही है, वरना लोकल हम कहाँ डिजीजेज़ से क्या-क्या डॉक्टर हैं वहाँ पे। बनेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने भी अपनी एमबीबीएस की जर्नी एक्चुअली एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट अभी तक तो इतना खाली फ़ील किया हूँ कि आप चाहे पूरे साल पढ़ो या पूरे साल ना पढ़ो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन एएसएमसी फतेहपुर, जो कि यूपी का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। मैं आप लोगों के लिए अलग-अलग टाइप की वीडियोस बनाती हूँ रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड। एजुकेशनल वीडियो होती है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है एंड डेफिनेटली मोटिवेशनल वीडियो होती है। तो मैं आप लोगों को एक रियल इंसाइट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेडिकल फील्ड में एक्चुअली में होता क्या है। इसीलिए मैं अलग-अलग जगह के कॉलेज के अलग-अलग कंट्री के कॉलेज के डिफरेंट जगह के लोगों से इंटरैक्ट कर रही हूँ, पॉडकास्ट वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको हर किसी का एक रियल एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो मेरे आज के पॉडकास्ट में एक मेडिकल स्टूडेंट है एंड मैं चाहती हूँ कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करें। Hello everyone, myself Rishi Biswas, a third year MBBS student from Prafulla Chandra Sen Government Medical College, West Bengal. सो ऋषि, आप कौन से बैच के हैं? I am from 2023 batch. ओके, आपके नीट मार्क्स कितने आए थे? मेरे नीट में 590 आए थे। बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो आपका कोई ईयर ड्रॉप था या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की जर्नी कुछ बताना चाहोगे कि आपके कितने मार्क्स थे और आपने कैसे 590 तक का सफर तय किया? एक्चुअली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मैं जस्ट 12th पास आउट करके जब मैंने दिया था तो इतना मतलब मोटिवेटेड नहीं था कि एकदम नीट ओरिएंटेड ही स्टडीज करने बिकॉज तब मेरे को आइडिया नहीं था और मैं तब मतलब इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं मार्केट में कौन सा क्या फॉलो करना है कौन सा क्या लेना है तो उतना तब कोई नॉलेज भी नहीं था और आसपास मतलब मेरा कोई मेंटर भी नहीं था जब मैं इससे किसी सपोर्ट ले सकूं कि कैसा तैयारी स्टार्ट करना है तो मैंने जस्ट अपना रेसिडुअल नॉलेज जो मैंने बोर्ड्स के लिए तैयारी की थी उससे अकॉर्डिंगली मैंने नीट दिया था तो मेरे अप्रॉक्स 300 समथिंग आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई वाज श्योर कि ठीक है मैं अगर थोड़ा मेहनत करूं तो आई गेस ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकता हूं तो मेरे पेरेंट्स ने वो सपोर्ट किया उसके लिए तो फिर मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था पढ़ाई के लिए स्टडीज के लिए तो तब बहुत चल रहा था कि हाँ पीडब्ल्यू एक रिसोर्सेज चाहिए था जिसको मैं पकड़ के एकदम एक ओरिएंटेड शेड्यूल हिसाब से पढ़ सकूं तो मैंने कुछ वहाँ से उस कोचिंग से मैं ऑनलाइन कोचिंग में लेके रखा था तो घर पे बैठ के मैंने स्टडीज वगैरह किए रेगुलर मॉक टेस्ट देता था मैं अपने आप को फिर एनालाइज करता था रिव्यू करता था गलती कहाँ हो रही है कहाँ पे और बेटर कर सकता हूँ मैं अपने आप को और एनसीईआरटी एकदम स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी बेस्ड था मैं कि बिकॉज नीट का पैटर्न तब एनसीईआरटी बेस्ड ही आता था तो उस हिसाब से फिर मैंने स्टडीज किया और होपिंग फॉर द गुड रिजल्ट फाइनली आई गॉट माय ड्रीम कॉलेज आप वहीं से वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं या आप किसी और स्टेट के हैं? मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ ओके, बहुत अच्छी बात है, आपको अपने ही स्टेट में मिल गया। तो उससे डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिला होगा। कभी ऐसा कुछ लगा हो कि ऑनलाइन क्लासेस से बेटर मैं ऑफलाइन में होता ज़्यादा बेटर रहता? आप अपना खुद का रूटीन बना के चल रहे थे या आप कोचिंग के हिसाब से ही चल रहे थे? जैसे कि देखा जाए ऑनलाइन में अभी एक मतलब डिसएडवांटेज होता है कि उनके एक शेड्यूल होता है कि अभी ये टीचर इस टाइम में लाइव होंगे उस टाइम में शायद हम अवेलेबल ना रहे या हमें कुछ और काम रहे तो वो उसमें मर्ज करने में थोड़ा दिक्कत होता था तो मैं उस लाइव को बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेता था और शेड्यूल का बात करें तो सबका मैं मानता हूँ कि सबका पर्सनल अपना खुद का टाइम और शेड्यूल होता है सब एक ही शेड्यूल सब सेम लोग नहीं फॉलो कर सकते मेरा कुछ और शेड्यूल हो सकता है दूसरे बंदे का कुछ और शेड्यूल हो सकता है तो मैंने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कि मैं कब कौन से चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस दूँगा, कौन से चीज़ पे कब मेरे को टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कब मेरे को लेक्चर्स देखना है, उस हिसाब से मैंने अपना खुद का शेड्यूल बना के रखा था। चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो आपका कभी ऐसा बैकलॉग्स वगैरह को लेके कोई प्रॉब्लम हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में? बीच फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मतलब मेरे को जितना आइडिया भी नहीं था, मतलब मेरा स्ट्रांग था 11th उतना भी स्ट्रांग नहीं था मेरा तब फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए मेरा तब नीट में थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ कम फोकस हो गया था। तो मैं 12th ओरिएंटेड जितना नॉलेज था मेरा उसी हिसाब से मैं पढ़ा था, तो मुझे पता था शायद से इस बार मेरा सिलेक्शन ना हो पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि इतना नीट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें आपको सब तरफ का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो एक साइड का नॉलेज से शायद से काम नहीं बनने वाला था, तो सेकंड में मैंने वही ट्राई किया कि सबसे पहले पुराने जो बैकलॉग से 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो पहले क्लियर करूँ, फिर आके मैं 12th का बैकलॉग्स मतलब 12th में जो है उसको रिवाइज करूँ अच्छे से। ओके। तो मतलब ये है कि आपने 11th एंड 12th दोनों की चीजों को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऐसे बायोलॉजी ही था। तो और फिजिक्स मेरा लीस्ट फेवरेट था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर लास्ट में मेरा फिजिक्स आता था। फिजिक्स आपने कैसे मैनेज करा ऑनलाइन क्लासेस होते हुए भी? पहले मेरे को फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सिली एरर्स, मिस्टेक्स, कैलकुलेशन में कभी-कभी एरर हो जाते थे, तो उसमें पूरा मतलब जो लगता था कि ये भी सही आंसर वो भी गलत हो जाता था। और नीट में खासकर ऐसे भी होते हैं जो एमसीक्यूज़ के ऑप्शन होते हैं, गलत ऑप्शन भी दिए रहते हैं, तो आपको देख के ही लगेगा कि ये ऑप्शन तो दिया हुआ है, मेरा आंसर तो आ गया है, पर वो एक्चुअल में गलत आंसर निकलता है। तो ऐसे में बहुत डिमोटिवेशन फील होता था कि शायद से इस बार भी ना हो, बिकॉज़ बहुत गलतियाँ हो रही है। तो हुँ, लकीली उस टाइम में आलोक पांडे सर करके जो है मतलब फिजिक्स वाला है, तो वो उन्होंने अपना एक बैच लॉन्च किया था वो, और उसमें वो खुद ही पढ़ाते थे बैच में। तो मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा था, ग्रैस्प करने में ईज़ी होता था, और उनका कांसेप्चुअल जैसे पढ़ाते थे स्टूडेंट फ्रेंडली वे में, बिकॉज़ बहुत सारे टीचर्स का सबके साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है। तो बट उनके हुँ। साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा था, तो उसमें मुझे ईज़ी फील हो रहा था फिजिक्स को सॉल्व करने में। तब लग रहा था नहीं मैं कर पा रहा हूँ फिजिक्स। तो 1-2 क्वेश्चन जब बनने लगे, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। तो उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर अपना फिजिक्स को मैंने मास्टर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके किया, बिकॉज़ आप कांसेप्ट पढ़ लोगे बट क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आप उसमें लैग करोगे कहीं न कहीं पे। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया रेदर देन रीडिंग एंड रोट लर्निंग समथिंग। ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि जो बेसिकली फिजिक्स को लेके बच्चे गलती करते हैं ना वो यही है। कॉन्सेप्ट देख लेंगे और उनको लगता है क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना इनफ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। वहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके निकालते हैं आंसर कि ये फॉर्मूला लगा कि ये निकालना है, फिर यहाँ से ग्रैब करके अगला चीज निकालना है। ये लिंक करना जब तक नहीं आएगा ना फिजिक्स नहीं सॉल्व होगी। ये बच्चों को समझना चाहिए। सो जी। अभी आपका थर्ड ईयर तक का एक्सपीरियंस कैसा है? आपको कैसा लग रहा है? जो आप एज अ नीड एस्पिरेंट सोच रहे होगे, एक एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा तो ऐसी लाइफ होगी, ये करूंगा, वैसा कुछ मिल रहा है या समथिंग डिफरेंट? डिफरेंट है, जैसे कि नीट एस्पिरेंट के टाइम में हमें सिर्फ बस एक कॉलेज चाहिए होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हमें एक सिलेक्शन अच्छा जगह हो जाए, अपनी एक जर्नी नया जर्नी शुरू करेंगे। बस सिर्फ हमें कंटिन्यूस 6-7 घंटा 8-9 घंटा लगातार मतलब एक शेड्यूल्ड वे में पढ़ना पड़ता था। बट एमबीबीएस में हम सोचते थे कि आएँगे तो वही व्हाइट कोट का सेलिब्रेशन, स्टेथोस्कोप पहन के फोटो देना वगैरह सबका ड्रीम होता है। तो बट कॉलेज में आने के बाद एक इश्यूज़ हुआ कि इसमें सिलेबस तो और ज़्यादा है, नीट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्लस हमें मतलब जो मिथ था कि हाँ, इतना घंटा पढ़ना पड़ता है, वो थोड़ा-सा रिड्यूस हो गया कि 2-3 घंटे पढ़ने से भी हो जाता है। लेकिन बर्डन, स्ट्रेस ऑफ एग्ज़ाम्स और स्ट्रेस ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें नीट में अंदाज़ा नहीं होता कि एमबीबीएस में कि इतना पढ़ना पड़ता होगा या इतना सिलेबस होता होगा। ट्रू, ये बात बिल्कुल फैक्ट वाली है और इस चीज पे मैं बच्चों को ये चीज बोलना चाहूंगी कि हाँ, आप नीट और एमबीबीएस को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपका स्ट्रेस लेवल रहेगा, लेकिन ये जो पढ़ने का वो रहता है, एक कॉम्पिटिटिव वाला माहौल रहता है कि मुझे इतना घंटा पढ़ना पड़ेगा वरना एग्जाम नहीं निकलेगा, वो चीज हट जाती है दिमाग से। उसके बाद आपका ये कॉलेज वाला अलग स्ट्रेस होता है। बच्चे क्या करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं कि मतलब नीट में जैसे हम पढ़ते थे 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी पढ़ाई हो रही है, वरना हम कहाँ से डॉक्टर बनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने भी अपनी एमबीबीएस की जर्नी कंप्लीट करी है। 2 से 3 घंटे ही बच्चे पढ़ पाते हैं, उससे ज्यादा आप टाइम दे ही नहीं पाओगे। ना कोई बच्चा देता है, टॉपर भी नहीं देता है। ठीक है। इतना ज्यादा 12-12 घंटे डेली पढ़ने लगोगे, कॉलेज कब जाओगे, बाकी एक्टिविटीज कब करोगे? और फिर बर्नआउट सिंड्रोम हो जाएगा। चलो, जिसको भी बर्नआउट सिंड्रोम के बारे में पता चला है या फिर मालूम नहीं है, जो भी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर, जिसको भी आइडिया है बर्नआउट सिंड्रोम होता क्या है। ओके, वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक आपने कन्वर्सेशन पे। सो अभी तक का आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर का कैसा है? तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं? फर्स्ट ईयर से ही पेशेंट एक्सपोजर मिला है या कब से मिला है? कैसा हो रहा है प्रैक्टिकल्स को लेके, आप बताओ।
एक्चुअली मतलब इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, मैक्सिमम ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर तो पूरा थ्योरी के बेसिस में होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपको पूरा थ्योरी के बेसिक नॉलेज पढ़ाया जाता है। तो उसमें तो आपको मतलब कोई प्रैक्टिकल एक्सपोज़र उतना मिलता नहीं, बिकॉज़ आप तो सब सीख रहे होते हैं एज़ अ बिगिनर लेवल में। तो हम जब सेकंड ईयर में आते हैं तो हमें थोड़े-थोड़े मतलब पेशेंट से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे बात करते हैं, या कम्युनिटी पोस्टिंग्स वगैरह में हमें ले जाया जाता है कि आस-पास के रूरल एरियाज़ के पेशेंट कैसे रहते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है उनकी, लोकल डिजीज़ेज़ क्या-क्या हैं वहाँ पे। बिकॉज़ हर एक रीजन का अलग-अलग खुद का लोकल डिजीज़ है। जैसे कि मैं अगर अब्रॉड की बात करूँ तो अब्रॉड में कहीं भी हो, रशिया हो या कहीं, सबका अलग रीजन का अलग डिजीज़ ज़्यादा पॉपुलर होता होगा। तो वैसे हम हुँ, लोग को यहाँ पे ये दिखाने थे कि यहाँ पे कौन-सा डिजीज़ कैसा मैनेज किया जाता है। ये सब एक्सपोज़र हमें दिया गया, और कैसे पेशेंट आते हैं, कैसे बात करना पड़ता है उनसे। तो हमें बेसिकली सेकंड ईयर में ये थोड़े बहुत एथिक्स हमें सिखाए जाते हैं। और थर्ड ईयर हुँ, से जब हम आते हैं, थर्ड ईयर से हमें डिफरेंट वार्ड्स में पोस्टिंग मिलता है एकदम प्रॉपर्ली, लाइक ऑर्थोपेडिक्स हो गया, पीडिया, गायनोकोलॉजी, इनका वार्ड में हम जाके सीख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें वगैरह। तो इसमें इंटरेस्टिंग वे में हम मतलब स्टडीज़ को एज़ अ इंटरेस्टिंग वे में हम कंपाइल करके देख सकते हैं एज़ अ स्टडीज़ विद प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके। तो आप डायरेक्टली पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हो या लिखने जाते हो या फिर आप सिर्फ देखते हो कि डॉक्टर कैसे ट्रीट कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे तो मतलब हम तो अभी मेडिकल स्टूडेंट है, अभी तो हम इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें अभी तक वो अलाउ नहीं करते कि पेशेंट को हम जाके ट्रीट करें। हमें छोटे-मोटे काम जैसे कैन्युला लगाना, ब्लड विथड्रॉ करना, प्लस इंसिजन कैसे देते हैं वो सब सिखाना, सूचर कैसे करते हैं वो सब बेसिक चीज़ सिखाना, प्लस कौन सा केसेस स्नेक बाइट के वेनम कौन से दवाइयाँ लिखते हैं, वो सब ऑब्जर्वेशन वगैरह हमें सिखाए जाते हैं कि कैसे क्या मेडिकेशंस दिए जाते हैं, कैसे प्रोसीजर क्या होता है। तो वो सब देख के हम सीख सकते हैं अभी। ट्रू। एंड मैंने ये चीज़ इसलिए पूछी क्योंकि लोगों के दिमाग में पता है क्या है, मेरे से लोग पूछते भी हैं कि आपने कितनी सर्जरी की? एमबीबीएस सर्जरी कैसे कर सकता है? अलाउड ही नहीं है, छूने भी नहीं देंगे। एमबीबीएस करने का मतलब है जो आपके बेसिक चीजें होती हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल लेना, कैनुला लगाना या फिर कैथेटर डालना, यही छोटे मोटे काम कर सकते हो आप। आपको पेशेंट ट्रीट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप जेआर के साथ, एसआर के साथ रह सकते हो, असिस्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पेशेंट नहीं टच करोगे, चाहे इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर अब्रॉड का हो। तो प्रैक्टिकल के नाम पे जो चीजें मिलती वो कॉमन ही मिलती है, यही चीज हर जगह देखने को मिलता है। बट लोगों के दिमाग में एक मिथ बैठा हुआ है कि नहीं, इंडिया में डायरेक्टली पेशेंट ही दे दिया जाता है। अरे एमबीबीएस के हाथ में कैसे डायरेक्टली पेशेंट दे देंगे? अभी तो उसे डिग्री मिली ही नहीं है। डिग्री मिलने के बाद टच करने दिया जाता है, उससे पहले नहीं। तो मैं चाहती हूँ ये चीज बच्चे क्लियर करें। नॉन मेडिको या लोग होते हैं तो पूछते हैं तुम एमबीबीएस कौन से ब्रांच से कर रहे हो? तो ये भी एक मिथ होता ट्रू। है कि एमबीबीएस कौन से ब्रांच से कर रहे हो? ट्रू। मैं पता है लाइव स्ट्रीम करती हूँ, बच्चों के डाउट लेती हूँ लाइव प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे। तो वहां पे मेरे साथ ऐसा मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप कौन से ब्रांच से एमबीबीएस कर रहे हो? नाम लाइक कि एमबीबीएस एक यूजी कोर्स होता है, कोई ब्रांच नहीं होता है। अच्छा, उसमें भी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, आप कौन से डॉक्टर हो? अरे एमबीबीएस जनरल फिजिशियन ही होते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, बट हो कौन से टाइप के डॉक्टर? इट्स सो फनी। बट फॉरगेट अबाउट नॉन मेडिको, हमारे नीट एक्सपीरियंस के भी दिमाग में ये सवाल आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। और सीनियर्स वगैरह के साथ कैसा बिहेवियर है? कोई रैगिंग वगैरह, कुछ ऐसा माहौल? एक्चुअली हमारे यहाँ पे हमारे जो कॉलेज है, पर्टिकुलरली हमारे कॉलेज में सीनियर्स बहुत ही अच्छे हैं। रैगिंग बोल के तो ऐसा कुछ अभी प्रोहिबिटेड है सब जगह पे, बिकॉज़ इतने सारे जो केसेस चलते हैं वो एकदम इल्लीगल है। बस नॉर्मल इंट्रो जो होता है, एक सीनियर जो इंटरेक्शन जो बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें नॉर्मल नाम वगैरह, हम्म। हाल-चाल वगैरह वही सिर्फ होता है, वगैरह नहीं। हम्म। चलिए, तो बहुत अच्छी और हमें बात है। सीनियर्स की सपोर्ट भी करते हैं, बिकॉज़ हमें स्टडीज़ के हेल्प चाहिए होगा तो कोई स्टडी मटेरियल या वो गाइड करते हैं हमें। तो इसलिए हमें उनका हम्म। हेल्प के लिए वो मतलब अभी वो बॉन्डिंग बन चुकी है हम लोग में कि अभी बड़े भैया जैसे फ़ील आते हैं, बड़े भैया, बड़े दीदी लोग ऐसे टाइप। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सीनियर्स काफी हेल्पफुल है। तो मतलब ओवरऑल वहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है। पढ़ाई वगैरह को लेके स्ट्रेस थोड़ा बहुत मिल रहा होगा, बट अच्छे इन्वायरमेंट की वजह से मैनेज हो जा रहा है। व्हाट अबाउट योर सोशल लाइफ? कुछ सोशली है हाँ, एक्टिविटी, कोई कॉलेज में क्लब वगैरह? जी, सोशल है मतलब मेरे कॉलेज में बहुत सारे स्पोर्टिंग क्लब्स वगैरह हैं, डांस क्लब है, सिंगिंग क्लब है, तो आई प्ले इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली इन माय क्लब। तो देयर आई पार्टिसिपेट इन प्लेइंग आई पियानो, आइदर पियानो, ड्रम्स, एंड मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, तो वही एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है।
बहुत अच्छी बात है ये चीज़। और मैं ये चीज़ सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ, मेडिकल स्टूडेंट 24 आवर्स पढ़ाई नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। तो प्लीज़ स्टॉप जजिंग अस कि तुम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हो मतलब तुम अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल के मेडिकल फील्ड के बच्चे और भी अदर फील्ड में बहुत कुछ कर रहे हैं, स्टडीज़ के अलावा। आपको कभी ऐसा कुछ फ़ील हुआ हो कि मतलब मेरी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही है एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से या फिर मुझे 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा तो ही मेरी पढ़ाई कंपनसेट होगी, ऐसा कुछ? एक्चुअली एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट अभी तक तो इतना खाली फ़ील किया हूँ कि आप चाहे पूरे साल पढ़ो या पूरे साल ना पढ़ो, रात जग के पढ़ना ही पड़ता है पास होने के लिए बिकॉज़ सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। तो वो एक बर्डन बन जाता है, तो जो बाकी लोग के माइंड में मिथ होता है कि सब लोग सोचते हैं बाहर से जो नॉन मेडिको कि हम लोग पूरे साल पढ़ के भी लास्ट में इतना हम क्यों रात जग के पढ़ते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की पूरी साल। बट उनको मतलब समझाने में प्रॉब्लम होता है कि सिलेबस ही इतना बड़ा है कि आप पूरे साल भी पढ़ो तब भी आपको लास्ट में रात जग के पढ़ना ही पड़ता है। तो वो एक स्ट्रेस और बर्डन का बात होती है। वो तो देखो अपना-अपना वे ऑफ मैनेजमेंट है। आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, पढ़ाई सब कुछ साथ में ले चल सकते हो और जब एग्ज़ाम हो तो उससे पहले थोड़ा और सिंसियर होके उस चीज़ को और टाइम दे दो। यही तो करना होता है। अब आप ये सोचो कि मैं डेली बेसिस पे 4-4 घंटा पढ़ लूँगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। वो हो ही नहीं सकता है। बट अगर आप 1-2 घंटा भी नॉर्मली पढ़ रहे हो, वो बहुत एडवांटेज देता है। वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड फेस्टिवल वगैरह भी सब सेलिब्रेट होता होगा। अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में भी अच्छी चीज़ बताई एंड कैसे आपने नीट क्रैक करा वो भी अच्छा लगा मुझे जान के। आई होप कि नीट एस्पिरेंट्स इससे अच्छा मैसेज लेंगे। एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज नीट एस्पिरेंट को अपने साइड से देना चाहो तो आप क्या दोगे? मेरा तरफ से अगर कोई मैसेज हो तो मैं यही देना चाहूँगा कि मार्केट में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप उनको ना फॉलो करो, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिसोर्स को स्टिक करो, जितने भी आपको मतलब उससे आप एक जगह ओरिएंटेड प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ पढ़ सकते हो। रेदर फोकस मोर ऑन एनसीईआरटी बेस्ड बिकॉज़ नीट का अभी जो पैटर्न है सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही 99% फोकस्ड रहता है और बायोलॉजी के लिए पूरा-पूरा एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं ये सजेशन दूँगा केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाला पार्ट है पूरा एनसीईआरटी से ही सॉल्व करें। फिजिकल केमिस्ट्री और बाद बाकी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आप एमसीक्यू कहीं प्रॉपर एमसीक्यू ओरिएंटेड कोई बुक ले ले जिससे जितने चाहे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कांसेप्ट्स के साथ आपका वो डेप्थ क्लियर होते रहेगा, बिल्ड होते रहेगा। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसका 1-2 अटेम्प्ट में ना निकला हो तो उस पे क्या बोलना चाहोगे आप? उसे बार-बार अटेम्प्ट्स ट्राई करना चाहिए या क्या करना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है? नहीं है कि अगर बच्चे में डेडिकेशन है कि नहीं उसको निकालना ही है, तो अगर उसका रैंक भी साथ में हर अटेम्प्ट में इम्प्रूव हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो आई गेस ही और शी कैन टेक अ अटेम्प्ट बिकॉज़ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अगर। लेकिन अगर इन केस हुँ। आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा तो खाली एमबीबीएस ही एक ऑप्शन नहीं है, जिसके लिए आप पढ़ सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप उस सब बाकी ऑप्शंस को भी आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज़ लाइफ बहुत लंबी जर्नी है, तो हमें हर एक चीज़ को अपने अंदाज़ से एन्जॉय करना चाहिए रेदर देन फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग। यही मेरा मैसेज है। एग्ज़ैक्टली यही करना चाहिए और मैं सेम मैसेज बच्चों को देती हूँ। ओके, व्हाट अबाउट योर ड्रीम ब्रांच पीजी में? कोई ऐसा ड्रीम ब्रांच हो? मेरा मैं विश करता हूँ कि मेरे को मतलब मेरे को बनना है ऐसे एज़ अ कार्डियक और न्यूरोसर्जन है। इन दोनों में कोई भी एक मेरे को ब्रांच मिल जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड फ्रॉम माय सेल्फ। चलिए बहुत अच्छी बात है। आई विश यू लक। आई होप कि आपका जो ये ड्रीम ब्रांच है वो आपको मिल जाए। थैंक्स, थैंक यू सो मच थैंक यू। ऋषि। ओके, थैंक यू। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इस पॉडकास्ट को शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ एंड डॉक्टर ऋषि ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे शेयर करी है। नीट उन्होंने कैसे क्रैक किया वो भी शेयर किया है तो आई होप आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे एंड अपनी स्टडी में इन पॉइंट्स को रखते हुए इम्प्लीमेंट करते हुए इसको अपना स्कोर इम्प्रूव करो।